हमारा जो टॉपिक है ना अभी का वो है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मतलब क्या, स्त्री कितना है और पुरुष कितना है, मतलब क्या दोनों का तालमेल है ठीक से या फिर नहीं ठीक से है तालमेल। अगर तालमेल ठीक रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा, ठीक नहीं रहेगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मतलब कि कितना स्त्री पर कितना पुरुष, ये चीज को हम लोग लिंग अनुपात समझते हैं, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक यही है लिंग अनुपात, साइड में भी लिखते हैं स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक है ना। लिंग अनुपात, लिंग मतलब स्त्री पुरुष की बात हम लोग कर रहे हैं। लिंग अनुपात क्या है, यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, स्त्री और पुरुषों के संख्या को अनुपात को लिंग अनुपात हो गया कि के गो स्त्री पर के गो पुरुष, के गो पुरुष पर के गो स्त्री। तो उतना ही अगर मान लेते हैं सर कि 10 गो लड़की है 15 गो लड़का है, तो संतुलन नहीं ना है, फिर हमको 5 गो लड़के दूसरा राज्य से लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जस्ट यही चीज है, ठीक है, इसी चीज को समझना है यहाँ पे, ठीक है। लिंग अनुपात या स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या से है। क्या मतलब सर, प्रति हजार पुरुषों यानी कि 1000 पुरुष, 1000 पुरुष रहेगा तो उस पर स्त्री के अनुपात की स्त्री कितना है, 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या कि 1000 पुरुष की तुलना में महिला की संख्या कितनी है सर, क्या 1000 महिला है या नहीं है। नहीं है मतलब घट रहा है, तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अपना ही राज्य में मान लिया जाए कि 1000 गो लड़का है और लड़की की संख्या कम है, तो हजारों लड़कन शादी नहीं कर सकता है, फिर कुछ ना कुछ को तो कुंवारे रहना पड़ेगा। तो कुछ लड़कन चला जाता है विदेश, विदेश से ले चला आता है विदेश, ठीक है, कुछ दूसरा राज्य में दूसरा राज्य से चलाता है लेकर के, मतलब कि इस तरीके से सुनना। लेकिन हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना गाँव में कि लड़कियां ही बड़ी ज्यादा है, हिंगो भी देख लो लड़की बड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बिहार में लड़की कम है। ये मिलेगा, आगे मिलेगा लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है ना, देखते हैं कहीं पर होगा लिखा हुआ। भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या की यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। ये बात एकदम सच है, ठीक है ना, स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज्यादा है, भारत में ज्यादा है भी, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या कम है लेकिन दिखता ज्यादा है लड़की लोग, लड़कावन सब भाग जाता है बाहर, कमाने तो बचता है कौन घर में, सब लड़कियां। तो गाँव में सब लेडीज ज्यादा दिखती है और शहर में ज्यादातर लड़कन ज्यादा दिखेगा, क्योंकि सब गाँव छोड़ कर सब शहर भाग जाता है कमाने के लिए, तो वहाँ ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर तुलना किया जाए सर, जनगणना के हिसाब से जब पता चलता है तो काउंटिंग तो भाई कॉपी में होता है सभी का, गाँव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, तो उसमें तो पहले ही चढ़ जाता है कि लड़कन का संख्या ज्यादा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। आगे, तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 921, 1000 गो लड़कन और 921, तो बताओ कितना हो गया यहाँ पे, 7 पर 79, 79 को लड़कन क्या करेगा, 79 ही ना होगा, 9 10 7 2 9 10, मतलब सोचो कि 79 लेकिन ऐसा ही रहेगा, तो उसके लिए फिर वो क्या करेगा, ऐसा कोई क्षेत्र ढूंढेगा जहाँ पे जो लड़की की संख्या ज्यादा हो, तो वहां से लेके चला आएगा, क्या दिक्कत है, कमेंट, ठीक है। तो 2001 के जनगणना में ये चीज पता चला था कि 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 921 है, जबकि 1991 में ये 907 था। मतलब सर पहले क्या था, 907 गो लड़की थी, अभी 921 गो है, मतलब लड़की भी थोड़ा सा और बढ़ी है, ठीक है ना, 7 था और 21 हो गया है, 7 का 14 को बढ़ गया ना, तो मतलब थोड़ा सा अभी अपग्रेड हुआ, थोड़ा सा लड़कियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में सर लड़कन की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लड़कियों की जनसंख्या कम है, ठीक है। बिहार का स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है। अगर पूरा टोटल भारत की किया जाए, पूरा भारत में कितना स्त्री है कितना पुरुष है उसका टोटल किया जाए, और अगर बिहार की तुलना किया जाए तो बिहार का स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है। मतलब बिहार अभी, क्योंकि जनसंख्या कम है ना यहाँ पे, पूरा भारत में जो जनसंख्या है तो बिहार में कम है, तो जब डिवाइड करके देखा जाता है तो पता चलता है कि बिहार अभी भी मतलब स्त्री पुरुष अनुपात में नीचे ही है, क्योंकि भारत में पूरा टोटल किया जाता है सभी राज्य को, और बिहार में खाली अकेले यही रहेगा, तो कैसे मैच करेगा।
बिहार का स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है। इस चीज को हम लोग समझते हैं पेज नंबर में कुछ चीजें देख करके, जिससे ज्यादा समझ में आएगा। पेज नंबर 38 में आपको समझाया जाएगा कि सर्वाधिक पुरुष स्त्री अनुपात वाला जो हमारा जिला है वो कौन कौन है, और सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन कौन है हमारे राज्य में। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 जिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सिवान में सर 1033, गोपालगंज में 1005, सारण में 965, नवादा में 948, मधुबनी में 943, और सबसे कम कहाँ पर माना गया है, पटना में 873, भागलपुर में 878, मुंगेर में 878, खगड़िया में 890, सीतामढ़ी में 893। मतलब इतना हमारे पास लिंग अनुपात है। कहीं कहीं पर सर 1000 से ज्यादा हो जा रहा है, कहीं कहीं पर 1000 से कम हो जा रहा है। तो जहां ज्यादा है वहां से ला लेगा, कम वाला मतलब एक दूसरे से मेंटेनेंस कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं सर कि पुरुष का ही जनसंख्या ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है। अभी जब जनसंख्या की बात हो गया, लिंग अनुपात की बात हो गया है, तो अब बात करते हैं कि इसमें से कितना लोग पढ़ा लिखा है। अब बिहार के साक्षरता, क्योंकि हम लोग बिहार के बारे में चर्चा कर ले तो बिहार के बारे में ज्यादा जानेंगे। ठीक है ना। भारत का भी थोड़ा सा हल्का सा क्लू यहाँ पे मिल जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बिहार में इतना जनसंख्या है सर, हम जान रहे हैं सर पुरुष का जनसंख्या ज्यादा है, स्त्री की जनसंख्या कम है। तो अब हमको ये देखना है सर कि एक में दोनों में से ज्यादा पढ़ता कौन है, किसको पढ़ाई पर ज्यादा छूट मिलता है कि भाई पढ़ो लिखो बढ़िया से रहो। ठीक है। तो हमारे पास में बिहार के साक्षरता। अब समझना यह है कि साक्षर मतलब क्या। हालांकि इंसान के जीवन में साक्षर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षर भी हो गया ना, उसके बाद पढ़ाई लिखाई अगर क्लोज भी कर देता है तो आराम से उसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छा से जी सकता है। लेकिन साक्षर तक भी नहीं रहता है तो उसको हर एक छोटे छोटे समय पर भी उसको प्रॉब्लम हो जाता है। साक्षर मतलब क्या सर, सपोज दैट कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदी जो बोले वो चीज अगर हम लिख भी ले और वही चीज अगर हम पढ़ भी ले तो हम उसको बोलते हैं कि साक्षर। जैसे कि तीसरा चौथा पांचवा के लेकर हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगता है, जो बोलेगा से लिखने भी लगता है। बोलेंगे तो वो लोग सुन के लिख लेगा, वही चीज को पढ़ के सुना देगा अच्छा से, और बोलता भी वही है, सुनता भी वही है, पढ़ता भी वही है। मतलब ओवरऑल इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साक्षर। जिसको इतना हो गया है साक्षर जो हो गया व्यक्ति, वो व्यक्ति भटक नहीं सकता है, कहीं पर भी जाएगा तो पढ़ के समझ सकता है कि अच्छा ये है ये है। और उसके पास खाली दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा समझदारी। साक्षर व्यक्ति के पास अगर थोड़ा समझदारी रहता है तो वो अनपढ़ नहीं है, इसका मतलब ठीक है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही है। जैसे सपोज मान ले जाए हम अपना घर में बात करें तो हम लोग थोड़ा सा इंटर ट्वेल्थ जो भी पढ़ ले हैं ये सब पढ़ ले हैं, लेकिन मेरे भैया जो हैं वो इतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो साक्षर हैं, पांचवा छठा ये सब पास हैं। उतना में हम लोग से ज्यादा उनके पास में ज्ञान का खजाना है, मतलब हम लोग से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनको पास डिग्री भले ही नहीं है लेकिन इंटरेस्ट पढ़ने में ज्यादा है। और वो जो बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किया था वो ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं, है ना, हर एक तरह की चीजें जानते रहते हैं, टाइम निकाल कर काम भी करते हैं, पढ़ भी लेते हैं। लेकिन डिग्री खाली नहीं है कि हम 10वां के एग्जाम दिए, ये भी हम लोग एग्जाम दिए हैं, वो भी एग्जाम की, वो सारे थॉट उनके अंदर आ गया। हर एक तरह से संविधान से रिलेटेड पूरा चर्चा, बहुत बड़े बड़े चीजें का मतलब स्टडी कर चुके हैं। तो बात सिर्फ इतना ही सा है सर कि अगर जो व्यक्ति साक्षर रह जाता है उसको फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बस उसके पास ये होना चाहिए ब्रेन काम करे, बस इतना, ऐसा नहीं कि पागल रहे, है ना। हिंदी पढ़ लेते हैं लेकिन उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। हिंदी पढ़ना सीख गए आप, एक ही काम करिए, आपका जो लैंग्वेज है, आप जो बोल रहे हैं, आपका जो भाषा है, एक ही भाषा कम से कम मिनिमम सीख लीजिए कोई चीज को समझने के लिए। हम हिंदी सीख लिए सर, पढ़ने आ गया है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप पूरा दुनिया को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने आ गया ना। सारा हिंदी में जितना ट्रांसलेट किताब है हिंदी भाषा वाला सारा पढ़ लिए, आपको तो फिर टीचर के पास जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा रीडिंग कर सकते हैं आराम से बैठे बैठे। और आपके पास अगर समझ है तो समझ लेंगे बहुत जल्दी। समझ थोड़ा कम रहेगा तो आपको लगेगा कि टीचर की जरूरत है, समझ आएंगे कोई तो सही रहेगा। ठीक है। साक्षर मतलब सीधा सीधी यही बात है सर कि आपको पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। ठीक है ना। कोई बोले तो हम समझ लिए सर, और जो बोला वो हम लिख भी सकते हैं, और जो लिखे वो पढ़ भी सकते हैं।
हम लोग बचपन में जब बच्चे लोगों को सिखाते हैं तो बच्चा लोग क्या करता है कि बोल के लिखो बाबू, नहीं लिखाता है, मतलब अभी भी वो लोग साक्षर नहीं है। जिस दिन हम लोग बोल के लिखाते हैं वो लोग लिखना चालू कर देता है, तो हम लोग समझते हैं कि बच्चा होशियार हो गया, पढ़ने लगा है। तभी माता पिता कहते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है। अब वो कुछ बोल दे कि 10 रुपया 20 रुपया इतना इतना हो गया बाबू रे, लिखो कॉपी में। अब हमारा दिमाग ने काम करेगा कि कितना कितना हो गया। अगर हम लोग मम्मी की बात किया जाए तो हम लोग के जो भी गाँव में है अधिकतर, उनको बोल देंगे 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, लेकिन लिखे कहेंगे तो नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। तो वो लोग साक्षर नहीं है, कहीं जाएंगे तो पढ़ नहीं सकते हैं, कोई चीज को भुला जाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट पढ़ल होना ही चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम अगर आप साक्षर हैं, आपके पास दिमाग है, तो उस दिमाग के साथ में बहुत दूर तक जा सकते हैं। अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा बड़ा आदमी करोड़पति हो सकता है, लेकिन कब होता है जब वो थोड़ा साक्षर रहता है तभी। ऐसा नहीं कि एकदम अंगूठा ही मारेगा और बहुत बड़ा विकास कर लेगा, क्योंकि उसको फिर सीखना पड़ेगा बाद में। अगर अंगूठा भी मारता है तो बाद में उसको अपना लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट ले सके, दे सके, साइन कर सके, ये सब फिर सीखना पड़ेगा बाद में। तो ये नॉर्मल सा चीज है। साक्षरता का काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। साक्षर होना व्यक्ति को बहुत जरूरी है। साक्षर हो गए उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास दिमाग है, तरक्की कर सकते हैं। दिमाग नहीं है तो दिमाग लाने के लिए थोड़ा मेहनत करिए, पढ़िए, और क्या। साक्षर के बारे में सर कि बिहार के साक्षरता, ये साक्षर क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो तो उसको हम लोग साक्षर बोलते हैं। जितना बेहतर से बोल पा रहा है उतना ही बेहतर ढंग से लिख पावे, उतना ही बेहतर ढंग से कोई चीज लिखा हुआ हो उसको पढ़ पावे, बस ये साक्षर है, ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार अगर बिहार में कुल साक्षरों की संख्या देखा जाए तो बिहार में कितना व्यक्ति था जो कि पढ़ा लिखा था 2001 में, ठीक है ना। तो यहाँ तक से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3,16,75,607 व्यक्ति, 3,16,75,607 व्यक्ति था पढ़ा लिखा। कब सर, ये 2001 में। तो जाहिर सी बात है सर कि अभी इससे बढ़ गया होगा, क्योंकि लोग एजुकेशन की ओर अब भाग रहा है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई की ओर भाग रहा है। अब पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज्यादा करने लगा है, सब में समझदारी आ गया है। इतना था टोटल सर स्त्री पुरुष सब मिला करके, लेकिन इसमें एक चीज देखा जाए, जिसमें पुरुषों की साक्षर संख्या, इसमें पुरुष कितना है सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2,09,78,955। अब तुम खुद देखो कि 2 करोड़ लोग पुरुष है और यहाँ पर देखो 1 करोड़ स्त्री। हल्का सा समझो, ठीक है ना, वो गिनते समझ ही लेगा। बस नॉर्मल मोटा मोटी चीज को समझो, यहाँ 2 और यहाँ 1 और टोटल मिला के 3। ये तो बड़ा ही गड़बड़ वाला चीज है। अभी भी महिला पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि अगर 2 लड़का पढ़ल है ने और हमसे कोई एक ही लड़की पढ़ रही है, अगर 100 गो लड़कन पढ़ल है ने तब 50 गो लड़की अनपढ़ है। मतलब अभी भी हमारे समाज में ये धारणा देखा जा रहा है कि महिला को पढ़ाने में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब तक ये धारणा रहेगा तब तक बिहार यूं ही रहेगा पीछे ही, ठीक है ना। या कोई भी देश हो, सभी में साक्षर जो होते हैं, लोग पढ़े लिखे होते हैं, सब में बराबर होना चाहिए। पुरुष पढ़ा लिखल है तो स्त्री भी पढ़ा लिखल होना चाहिए। अब स्त्री पढ़ा लिखल ना रहे, लड़का के शादी होना हो तो उसी में मतभेद होने लगता है कि लड़कियां तो पढ़ ले नहीं है, उतना कुछ है नहीं, दिमाग भी नहीं है, तो शादी क्यों करना है। तो इस तरीका से ये सब सब छटाना चालू हो जाता है। और जब छट गया है, अनपढ़ के साथ में पढ़ा लिखल नहीं आना चाहता है, पढ़ा लिखल के साथ में अनपढ़ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखल आदमी ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचेगा और कमजोर आदमी उतना सोचेगा नहीं। तो उसको मतलब जिंदगी अच्छा तालमेल से चलेगा ही नहीं, झेलना पड़ेगा फिर। जैसे कभी भी देख लेना अपना गाँव में, कोई ज्यादा पढ़ा लिखल है या तेज दिमाग वाला लड़का है, आदमी है जेकर शादी होल है, और औरतिया होकर है बीवी थोड़ा सा कम दिमागी, हमेशा नोक झोंक चलते रहता है। अब अगर दोनों सेम तरीका से चलते हैं, दोनों सेम पढ़े लिखे हैं, तो कोई दिक्कतें नहीं होता है, सब लोग अपना अपना मैनेज कर लेता है। जस्ट ये चीजें है। तो जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा भाई रे, नोक झोंक बिहार में चलते रहेगा, घर घर में लड़ाई होते रहेगा पुरुष महिला में, ठीक है ना, छोटा सा बात को लेकर के। ये होता है कि पढ़ल है ही ना लड़की, उतना कौन ऐसा शादी करता, तो दहेजवा दही। अब दहेज जो है ना, वो तुलना कर देता है कि पढ़ल लिखल ना है उतना कोई बात नहीं, भोंदू है कोई दिक्कत नहीं, पैसा दे मेंटेन कर ले भोंदूपन को।
इस तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए यार कि लड़कन को पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट गार्जियन दिखा रहा है, लड़की को पढ़ाने में क्यों नहीं, ठीक है ना। और फिर कहते हैं कि महिला को दिखाने के लिए महिला डॉक्टर चाहिए और पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है हमारे बिहार में, ठीक है ना। 2001 में बिहार में अगर साक्षरता दर देखा जाए उस समय का, तो ये है 47.53%, मतलब कि लगभग 47.5, मानिए 47.5% लोग पढ़ा लिखा 2001 में था, जो कि अभी 2011 के अनुसार में ये चेंज हुआ है। 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 61.80, यानी कि लगभग 60 प्लस हो गया, 61-62 के आसपास चला गया है। मतलब कि सर क्या हुआ है, बिहार में शिक्षा की ओर और बढ़ रहा है, लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट हो रहा है, गार्जियन थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, अब बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिए हैं, जिससे ये चीजें समझ में आ रहा है सर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे शिक्षित बन रहे हैं। आज जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगे वैसे वैसे बिहार भी विकास करते जाएगा, ठीक है ना, ये सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब अगर 1991 में देखा जाए तो ये मात्र 37.49, यानी कि लगभग आते समझे 37.5, हाँ 37.5 समझे कि लगभग 37.5% पहले था 1991 में, 10 साल पहले, और 2001 में ये 47। तुम खुद देखो यहाँ से यहाँ है सर 10% का वृद्धि हो गया है। अब अगर 2001 में देखा जाए तो 61 हुआ है, तो अब यहाँ से देखो 47 से 61, जो कि वहां पर भी बढ़ोतरी हुआ है। धीरे धीरे 10, 11, 12% कैसे करके बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब कि हम समझ रहे हैं कि हाँ बिहार आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के मामला में बढ़ रहा है। और जब शिक्षा के मामला में आगे बढ़ेगा तो बिहार के पास में क्या समझ आएगा, लोगों के पास समझ आएगा, युवा के पास समझ आएगा और समझदारी का इस्तेमाल करेगा। भोतर तो नहीं रहेगा ना कि धान काटे जाएंगे हंसले ना चले, एटलीस्ट कम से कम धार तो आ जाएगा हल्का फुल्का, थोड़ा सा काम बने, ऐसा हो जाए, ठीक है। भारत की साक्षरता दर 65.38% है, ये नॉर्मली इसी में बताया गया है, ठीक है ना, कि अगर बिहार के इतना ऐसा तो टोटली भारत में कितना पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब टोटल भारत का किया गया था, ये 2021 का है बात है, तो 65 समझ लो, 65% मोटा मोटी मानो कि 65% था उस समय में, और यही चीज बात 2011 में 74% के पास हो गया है। मतलब कि 64 10% का वृद्धि इंडिया में भी हुआ है। मतलब सर अभी भी हम लोग जो पूरा इंडिया है ना 100% पढ़े लिखे नहीं है इंडिया में, अभी भी इंडिया में अनपढ़ लोग है, ठीक है ना। तो अनपढ़ लोग जब तक रहेगा भाई रे, उखड़ने की वजह से तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब अनपढ़ रहोगे तो तुमको कोई अता पता नहीं रहेगा कि कितना जनसंख्या करना है कितना नहीं करना है, दिन दहाड़े जनसंख्या करो खाली। अनपढ़ लोग ज्यादा जनसंख्या बढ़ाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं वो तो शादियों भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने वाला जो लोग होता है ना वो कहता है अरे यार कौन शादी करो यार, अभी 30 साल 40 साल तक ऐसे कुंवारे हैं, शादी उदी में भी इंटरेस्ट नहीं रखता उतना, समझदारी आ जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है 16 साल में शादी हो रहा है भाई, हमारे भाई 17 साल में शादी, हमारा छोटा शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, हमने कुआरे बैठा है। तो सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाते हैं ना आप समझदार भी होते जाते हैं, और आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और जब कंट्रोल करेंगे तब भी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हमको पढ़ा लिखा नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, अचानक से बाद में समझ में आता है कब, जब खिलाना पड़ता है। पढ़ाना तो है नहीं भाई रे, हम जान रहे हैं सर कि इतना सारा शिक्षित लोग नहीं है, उन लोग बाल बच्चों को पढ़ाएगा भी नहीं, अपने जैसा रखेगा, चलो मानते हैं उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन खिलावेगा तो ना कम से कम। खिलाने में उसका हालत खराब जब होगा तब उसका दिमाग ठनकता है कि अरे यार गलती कर दी हम पहले ही है। तो खिलाने टाइम में समझ में आने लगता है कि यार इतना बड़ी जनसंख्या हम पढ़ाए तो खिलाना तो हमारा पड़ेगा, कमाए वाला हम अकेले खाए वाला 10 लोग कैसे होगा। एक घर में एक दर्जन बाल बच्चा देखे हैं, अपना गाँव में भी है ना, एक दर्जन केरा घर है ये। मम्मी बोलते रहती है एक दर्जन बाल बच्चा है, 10-10 12 गो, बताओ यार। ये सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ लोग ही इतना करते हैं जनसंख्या। मेरे पापा को भी उतना कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं था, हम लोग भी 6-7 गो 6 गो हो गए भाई। तो ये भी है उनका, तो खिलाने टाइम में सोचना पड़ता है कि बच्चन को अब पढ़ाने का टाइम आ गया है, और बच्चन को नहीं पढ़ाओगे तो बच्चन बड़ा होकर के फिर शिकायत करेगा, करेगा ही करेगा कि यार बाबूजी हमारे कुछ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया, अपने नहीं ध्यान दिया हम को नहीं पढ़ाए हैं। ये प्रॉब्लम फेस हो जाता है, सबके लाइफ में ये आ जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादातर देखना कि कोई भी देश या कोई भी राज्य अगर पीछे है तो एक ही कारण से सर, अशिक्षा की वजह से।
शिक्षित जिस दिन होना चालू हो जाएगा वो धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू हो जाता है। तुम अपने आप को नोटिस करो, अपने घर में नोटिस करो, देखना अगल बगल में देखना, जेकरा घर में पढ़ल पढ़ल लोग रहेंगे ना, बहुत ही शांति से घर चलते रहेगा, आराम से, नोक झोंक बहुत कम होगा। जे कम पढ़ा लिखा है ना, लड़ाई बहुत ज्यादा होगा। अपना गली में देख लेना, जितना ज्यादा लोग लड़ते हैं वो कम पढ़े लिखे लोग होंगे। देख लेना अपना गली में जाकर के। और हमनी की गली माना, हमनी गली में जो नहीं पढ़ा लिखा लोग, घर ज्यादा लड़ाई होगा, जेरा घर पढ़ा लिखा लोग अन्य और घर कम, ठीक है ना, ये होते रहता है। अब अगर पढ़ा लिखा है तो लड़ाई भी होगा, नहीं तो इतना शांति से लड़ाई होगा नहीं कि तुमको दूसरा वाला पता भी नहीं चलेगा। बैठक होता है ओखली में, बैठ के बतियाता है, ये हो जाता है समझदारी। लड़ाई नहीं, हिस्सा भी लेना है, बांटना है तो बैठ के आराम से बतियाएगा, इसको समझदारी बोला जाता है। तो लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा ही पढ़ाई आएगा ऑटोमेटिक सारा समस्या धीरे धीरे दूर होने लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में दूर हो जाएगा। आप समझदार बनते हैं, उस समझ से धीरे धीरे आप उस चीज को इग्नोर मारने लगते हैं जो दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात कर लें साक्षर की संख्या के बारे में। तो इसमें भी हम लोग को देख लेना चाहिए कि कौन सा हम लोग का है जिला वगैरह, जहाँ पर जो ज्यादातर लोग शिक्षित है और कहाँ पर सबसे ज्यादा कम है, वही जरा एक नजर डाल ही लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 गो जिला को चुना गया है बिहार में, जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित है और सबसे कम शिक्षित है। 5-5 गो 10 गो, ठीक है ना। यहाँ पर पटना को माना गया है सर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। पटना क्या है सर कि ज्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब कि पटना में जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। 2001 के अनुसार ये बताया गया है, ठीक है ना। पटना में 63.82% लोग पढ़ा लिखा है। फिर रोहतास में 62.36%, मुंगेर में 60.11, भोजपुर में 59.71, औरंगाबाद में 57.50। मतलब अप्रोक्सीमेटली सर जो सबसे हाईएस्ट है वो जा रहा है पटना। तो पटना में क्यों पढ़ाई है उतना, अब ये भी एक सवाल क्रिएट होता है। क्योंकि पटना हम लोग का राजधानी है और राजधानी में हर एक चीज का व्यवस्था होता है। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग गांव में अगर 2 स्कूल है तो एक स्कूल में लेकर जा रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है और बाकी टीचर सुतल है, कोई कोई स्कूल में ऐसे होता है। लेकिन जो राजधानी होता है तो वहां पर जो बहुत कड़ाई रहता है, वहां पर जो बहुत डिसिप्लिन रहता है। हर एक जगह पर तुमको एकदम प्राइवेट से भी बेहतर फैसिलिटीज मिलता है, जिसकी वजह से और लोगों को फोर्स भी दिया जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा ज्यादा फोर्स दिया जाता है गार्जियन की तरफ से। और ज्यादातर राजधानी में पढ़े लिखे लोग रहेंगे, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री का ये होता है भवन, तो इसी की वजह से वहां पर ज्यादातर शिक्षा को ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। अब अगर अपना भारत की बात की जाए तो दिल्ली में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी राजधानी है वहाँ पीएम का सांसद जो चलता है सर। अब उस तो वहां पर पढ़ा लिखा लोग नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जहाँ प्रधानमंत्री खुद रहते हैं वहां ही पढ़ाई नहीं है तो बाकी जगह पर होगा, इसका क्या गारंटी है। तो जहां जहां राजधानी रहता है वहां पर पढ़ा लिखा लोग ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है ना, और जनसंख्या भी वहीं ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो सबसे कम है सर पढ़े लिखे, वो कौन सा जिला है सर, किशनगंज सबसे कम पढ़ा लिखा है। फिर अररिया देखो 31%, अररिया 34, कटिहार 35, पूर्णिया 35, मधेपुरा 36। मतलब कि सर ये सब क्या है, तो कम पढ़ा लिखा है। और हम लोग का गया नहीं आया सर, तो गया इन्हीं सबके बीच में होगा, गया बीचों बीच में होगा कहीं, ठीक है ना। ना ही ज्यादा में आया है ना ही कम में आया है, मतलब कहीं बीच में उनुकाल है, ठीक है ना। सबसे लोवेस्ट में भी नहीं है, सबसे हाईएस्ट में भी नहीं है, मतलब है कहीं पे रास्ता में है। इतना जान लो कि भाई रे 36 से तो प्लस ही होगा, ऐसा नहीं कि 36 से नीचे, 36 से प्लस होगा, क्योंकि 36 तक में तो नाम ही नहीं आया। 36 और 57 के बीच में भी, 57 और 36 के बीच में ही होगा जिला हमारा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। आपको ये सारा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंग अनुपात समझे, फिर उसके बाद में साक्षरता समझे। अब साक्षरता समझने के बाद हम लोग ये समझना पड़ेगा कि आखिर गांव में जनसंख्या कितना होता है, शहर में जनसंख्या कितना होता है, आखिर कहाँ ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो क्यों ज्यादा हो जाता है, उसका भी एक कारण है। जनसंख्या बढ़ने का मेन रीजन क्या होता है ये फिर समझ पहले। जनसंख्या, कोई भी क्षेत्र में जनसंख्या तब बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जनन के माध्यम से जनसंख्या बढ़ता है, वो बात नहीं है। जनसंख्या कोई भी राज्य में या कोई भी देश में बढ़ने का कारण सिर्फ सिर्फ होता है सुविधा, संसाधन। जहां संसाधन ज्यादा मिलेगा सारा लोग वहां से भागना चालू करेगा, संसाधन के पास चला जाएगा। जहां कम संसाधन है वहां से निकलेगा, जहां ज्यादा बढ़िया सुविधा मिल रहा है वहां चला जाएगा।
और यहाँ का जनसंख्या खत्म, वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाता है। जस्ट ये नॉर्मल सा बात, ठीक है ना। तो सुविधा जहाँ ज्यादा रहेगा तो जनसंख्या भी वहीं रहेगा, तो मतलब हम लोग का पटना में जनसंख्या ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात नजर आ रहा है। जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही अग्रणी होगा, मतलब कि आगे रहेगा। और जो विकास के क्षेत्र में आगे रहता है नए लोग वही जाना पसंद करता है, यानी कि गांव छोड़ करके शहर भागता है और शहर में जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाता है। गांव में जनसंख्या पता नहीं चला, होली होगा तो होली में कोई लेकर नहीं, गायब सब, सब बाहर कमाई गए, सब बाहर में रह रहा है। गांव में आता तो कहता है यार गांव में मरने लग यार, कुछ हाउ को जी हुई है गाँव में, खाली खेती होती बस, थोड़ा हरियाली के लिए माइंड फ्रेश हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ सुविधा ही नहीं है, इंजॉयमेंट करने का कुछ साधन ही नहीं है, तो फिर शहर भाग जाता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। बिहार में शहरीकरण की स्थिति काफी नाजुक है सर, ये इसका क्या मतलब है? बिहार में विकास बहुत स्लो चल रहा है, नाजुक मतलब कि बहुत ही बेचारा कमजोर है, विकास नहीं हो रहा है। अब विकास नहीं होगा भाई रे तो लोग कैसे यहाँ रहना पसंद करेगा, बहुत सारा लोग तो दूसरा देश तक भाग जाता है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गया, वैशाली, ये सब जितना जिला है सर, ये सब के शहरीकरण हुआ है, मतलब सर कि सब में डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे करके इतना अच्छा खासा विकास किया कि अब लोग इधर जाना पसंद करता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे सर, चलो गया घूम करके आते हैं, थोड़ा बोध गया घूम लेते हैं, वहाँ थोड़ा विकास है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बंगला देखने को मिलता है, माहौल देखने को मिलता है, ठीक है ना, सब चीज। और सेलिब्रिटी भी लोग हैं तो ओसने एरिया में आएंगे जहाँ पर विकास रहेगा। अब गंगा में कौन आएगा जी, गंगा में जाने में सोचना पड़ता है, ठीक है ना। औद्योगिकरण एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः जन्म लेती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है एग्जाम में कि शहरीकरण जन्म कैसे लेता है, ये सब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों का विकास, जहां पर फैक्ट्रीज वगैरह, बिजनेस वगैरह, ये सब जब बढ़ने लगता है, विकास होने लगता है, तो उस शहरीकरण होना चालू हो गया। मतलब मेन रीजन क्या है सर, आप फैक्ट्री चलाइए, मतलब कि बड़े बड़े उद्योग धंधा चलाइए, बड़ा बड़ा व्यापार करिए, मतलब कि जहाँ ज्यादा धन है, जहाँ व्यापार हो रहा है वहां पर लोग भागना चाहता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो सब लोग क्या कर रहे हैं, गाँव के काम छोड़ करके सब शहर भाग रहा है, क्योंकि सर वहां पर ज्यादा पैसा है, उद्योग धंधा है, काम मिलने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन गांव में सिर्फ खेती के अलावा कुछ है ही नहीं, और खेती कहाँ है, जेरे घर 10 कट्ठा है सब बटा गलो से एक कट्ठा हो लो, कहाँ से खेती भी तो नहीं है ना, तो आदमी क्या करेगा, अपना लाइफ चलाने के लिए निकलना पड़ेगा बाहर, तो वो हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहाँ तक इतना चीज समझने के बाद हम लोग के पास एक टॉपिक लास्ट और बचता है, अब वो है कि बिहार में आखिर इतना जनसंख्या है तो कैसे है, क्या कारण की वजह से बिहार में इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, जो कि हम तो बार बार बताते ही रहते हैं कि शिक्षा तो उसमें बहुत कमी है भाई, शिक्षा की वजह से बढ़ता ही है। और ये टॉपिक को भी हम लोग समझ ही लेते हैं तुरंत ही कि क्या कारण की वजह से हमारे राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, और इस जनसंख्या को हम आकर कैसे कम करेंगे, कम करेंगे तो बहुत फायदा होगा, जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़ा तो कम हो जाएगा ना जी, कि तैने सुन बटा रहा है, कम से कम तो ज्यादा मिलेगा, जनसंख्या कम होगा तो जाहिर सी बात है सब चीज का सुविधा मिल जाएगा। अगर लोग खाते हैं, कमाते हैं, एक व्यक्ति खाने वाले 4 गो हैं, खाना भरपेट नहीं खा पाते हैं, चारों को बढ़िया से बराबर नहीं पढ़ा पाते हैं, भेदभाव हो जाता है और उसी की वजह से लड़ाई हो जाता है। वो बेटवा के ज्यादा पढ़े लिखे हमरा कम, हम नहीं ध्यान दो रहा, और ज्यादा मन हो वो ध्यान देते हैं। जनसंख्या कम रहेगा तो झमेला ही नहीं रहेगा, एगो रहेगा दूगो रहेगा, जे ध्यान देंगे सकी के ऊपर ध्यान देंगे। एगो घर में कुंजी की लड़ाई होता है, एक घर में एक बाल बच्चे पर कोई लड़ाई होने के चांसेस नहीं है, जहाँ 2 4 गो होता है ना तो उसमें माता पिता भेद निकाल देते हैं, ये लड़का ज्यादा होशियार हो रहा पर ज्यादा खर्च कर, ये भोंदू छोड़ दे रहा हटाओ, ऐसे करते हैं तो भेदभाव होने लगता है, फिर लड़ाई उसी घर में होता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जनसंख्या आखिर ज्यादा है तो उसको कैसे दूर करेंगे, और ज्यादा से क्या नुकसान हो सकता है, ये सब तो बताते ही रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। हमारा बिहार में जनसंख्या वृद्धि के का कारण है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गर्म जलवायु, जो कि पहला कारण हमारे पास में, यहाँ का जलवायु थोड़ा सा जो भी है गर्म टाइप में है। संयुक्त परिवार प्रथा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये सभी लोग मानता है, और शहर में तो ये तो भाई यहाँ सटना भी लोग नहीं चाहता है। संयुक्त परिवार प्रथा मतलब क्या, हम लोग के पैदाइशी, हम लोग के दादा पूर्वज सबके प्रथा चलते आ रहा है बिहार में कि एक परिवार रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए।
आज के जमाने में लोग साथ ही नहीं रहना चाहता है। तुम खुद सोच रहे, तुम ही से हम सवाल पूछते, तुम भी नहीं रहना चाहोगे। हुलाला जैसे तुम्हारा 10 गो भाई है, तुम खुद समझो, ठीक है ना। हुलाला जैसे 10 गो भाई है तो और तुम को समझदार पढ़ा लिखा निकल गया। अब तुम बताओ, ओरा जो रहना पसंद करोगे या भागना पसंद करोगे? खुद सोच के देखो। कोई भी व्यक्ति जब समझदार बनता है तो भोंदू लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता है। और हमारा बिहार का प्रथा क्या है सर, कि सब साथे चलो, चाहे जैसा रहो, चाहे बुढ़बा के रहो चाहे समझदार रहो, साथे रह के चलो। बस यही लड़ाई हो जाता है। जैसा ही आप ये कहेंगे घर में लड़ाई हो जाएगा। घर में कहेंगे कि हम नहीं रहेंगे साथ में, का है कि हमारा तो जो रहने में घुटन लगता है, अब ले लड़ाई हो गई। ये प्रथा की वजह से व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। समझदार होते हुए भी एक के नरक वाला जिंदगी जीना पड़ रहा है। तो इसके वजह से भी जनसंख्या एक ही को देखने में लग रहा है, वहीं वहीं वहीं। वो अपना समझदारी से भी जनसंख्या नहीं कंट्रोल कर सकता है। अब मम्मी पापा कह देते हैं कि जरा 2-3 गो बाल बच्चा रहता तो बढ़िया रहता है। अब कह रहे 2-3 गो बाल बच्चा ओकरा चलते हैं, अब तू कहे थी कि हम शादी नहीं करते। क्या बताइए, अन्याय है। बाल बच्चा नहीं रहता तो मरने नहीं लगे तो बुढ़ा बुढ़ी के बाल बच्चा रखे बोले नहीं, ठीक है ना। ये प्रथा जो हमारा चलते आ रहा है उसके वजह से जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बाल विवाह सबसे इम्पोर्टेंट। मेरा भाई के नाम ले रहे भाई, हमारा कम एज में शादी कर लिया है। बाल विवाह हो गया, 18 साल भी नहीं हुआ शादी हो गया, बताओ। 18 साल होले बिना शादी, ये जाहिर सी बात है। अभी बहुत सारा मेरा रिश्तेदारी में तो हमको पता है कि सबके बाल विवाह हुआ है। गाँव में भी बहुत मन देखे कि बाल विवाह हुआ है, ठीक है ना। सबको अभी 10वीं भी पास नहीं हुआ, परीक्षा देवे से पहले शादी। अरे यार ये क्या हो रहा है। और जब शादी पहले होगा तो जनसंख्या भी पहले ही ना बढ़ेगा। शादी होना चाहिए उसको कहाँ पर सर, कम से कम 27-28, अरे 30 तक जाइए ना कम से कम। आज के जमाना में कम से कम 30 तक जाओ यार। शहर में तो 35-40 तक लोग ऐश करता है, बिना शादी के ही रहता है। लेकिन गाँव में सर 17 में शादी हो रहा है, जबकि उसको करना चाहिए 27 के आसपास में, 25-26-27, 10 साल पहले कर ले रहा है। तो 10 गो बाल बच्चे बढ़ा ना जी एक ही बार में। और पूरा बिहार में यही सिस्टम में चल रहा है। गाँव में ज्यादातर बाल विवाह हो रहा है। और इसके लिए वो प्रथा भी चलाया गया था बाल विवाह रोकने के लिए, जो कि पहले चलता था, अभी गाँव में नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अशिक्षा, ये तो भाई रे बहुत बड़ा चीज है। ये तो बार बार बताते आ रहे हैं कि अशिक्षा की वजह से लोगों का जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है। उसको नॉलेज नहीं है कि बाल बच्चा कैसे करना होता है, कितना करना होता है, क्या करेंगे कि बाल बच्चा नहीं होगा, एंजॉय भी कर लेंगे, ये आइडिया ही नहीं पता है। अगर बायोलॉजी पढ़ लेता थोड़ा सा तो उसको समझ आ जाता है कि हम ये गलती नहीं करेंगे, एंजॉय भी कर लिया, बाल बच्चा भी ना हुआ, अरे आराम से जिंदगी ऐसे कटेगा। लेकिन नहीं, हमारा नहीं कुछ आइडिया है, लेकिन धड़ाधड़ गोली मारता है बाल बच्चा का। तो बाल बच्चे करेंगे भाई तो फंसेंगे बुरी तरीके से। क्या बाबू, जिस राह में तुम चले हो ना बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और सारा गार्जियन की यही हालत है अभी। अभी तुम अपने मम्मी पापा के लिए, मेरा मम्मी पापा सब है, गार्जियन को उठा लो, आज इसी की चपेट में पड़े हुए सब। सब अशिक्षित हैं, 4-4 5-5 को बाल बच्चा सबके। अब अभी पढ़ाते टाइम में कहते नहीं कि हमारा सुना हुए तो सब 10वां पढ़ा दिलिए बढ़िया, अब शादी कर दो, इतना बोल देते हैं। तुम सुनो ना, तो अपना गांव देहात घर में सुनना देखना, बोलते होंगे गार्जियन लोग। हम तो बोल देते हैं दिन दहाड़े। तो हनी भले ही शर्माता होगा कि हम लोग गार्जियन बोलते हैं कि हम नहीं बोलेंगे क्लास में। सबके गार्जियन बोलते हैं ये बात कि 10वां से 12वां से ज्यादा पढ़े भी नहीं करो हम, हमारा पास ताकत ना होती ना। आप पैदा किए हैं, आपको ताकत नहीं था, आपको पहले सोचना चाहिए। और ये सोच का क्षमता कब विकास होगा, जब शिक्षित रहेगा। सीधी सीधी तो बात है। गरीबी, ये गरीब लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। गरीब रहता है ना लोग, तो कोई चीज को उतना समझ में नहीं आता है। बस उन लोग को कुछ समझदारी भी नहीं उतना, प्लस में गरीबी भी है। जनसंख्या बढ़ाते जाता है, उतना समझदारी रहता तो थोड़ा सा गरीबी दूर करने पर ध्यान देता, लेकिन जनसंख्या बढ़ाता और गरीब बन जाता है। परंपरागत मान्यताएं, परंपरा से मुस्लिम लोग में कहता है जी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, परंपरा चल रहा है ना। अब परंपरा चल रहा है भाई, तो परंपरा की वजह से झेलिए आप। अब 10 गो हो रहा है, अल्लाह दे दिल को तो का कर लियो भाई, तो झेल नहीं, अल्लाह दिल को तू देनी से तू नहीं जान दी। तुम खुद सोचो यार। अब भगवान दिल के तो फेंक दिया है, लोगों में सुनते हो ऐसे बतिया। दिल के तो दिल के भाई, भगवान कहाँ से देवे नहीं लेला, तुम्हारी तो नहीं करगुनी में भगवान के बीच में लपेट देता है। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव। परिवार नियोजन का चल रहा है, शायद मुख्यमंत्री द्वारा ये चलता है इसे कि परिवार नियोजन करके, और बहुत जगह पे बैनर लगाया हुआ रहता है परिवार नियोजन, संतुलित परिवार, सुखी परिवार, समृद्ध परिवार, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है।
मतलब दू हम दो हमारे दो ऐसे करके नारा भी लिखा हुआ रहता है। पहले भी एक बार बताई थी ये वाला ना नारा, शेर का बच्चा है कि अच्छा, ये नारा भी चल रहा है पूरा एकदम ट्रेंडिंग में। तो इसके प्रति लोग जागरूक ही नहीं है। सरकार कह रहे है भाई कि एक बाल बच्चा ज्यादा मत रखो, एक या दो, एरस ज्यादा मत रखो। एरस ज्यादा रखा मतलब तुम्हारा अंदर में फिर कमियां आना चालू हो जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, आपको भी उसका तकलीफ झेलना पड़ेगा बुढ़ारी में। जवानी में आपको लग रहा है कि आप में दम में तो कमा खा ले रहे हैं, बुढ़ारी में जब उसको समझ में आ जाएगा लेकर के कि मेरा माता पिता हम में कितना कमियां कर दी, हमको ये करना चाहिए। मेरा दोस्त के माए बाप को देखो, लोग कितना अच्छा से पढ़ाया लिखाया काम काज कर रहा है। और जब तुमको रियलाइज होगा ना तो नफरत होने लगेगा अपना ही गार्जियन से, इंसान को खुद से नफरत होता है। इसका रीजन है ये, क्योंकि आप उसको वो चीज दिए ही नहीं है जो देना चाहिए था, और आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरा बात माने आज्ञाकारी रहे। आप देने में ही कमी करते हैं तो लेकर उसी को ना बात मानेगा जो दे रहा है उसको। सीधी सीधी बात है। तुमको 10 रुपए को देता था बाजार जरे, तुम दौड़ के भागोगे, मम्मी कहेंगे कि जरा नमक लगाओ 5 रुपए के, तुम नहीं जाओगे। लेकिन 10 रुपए दिया ना तो कर वाला पैसे लेके तुरंत चल जाओगे कि अरे 10 रुपए हमारा मिल रहा यार, मम्मी को दे रखा फ्री में कहा का। तुम खुद उस समय में समझ जाओगे। लोग उसी को वैल्यू देता है जो उसको कुछ देता है, मतलब उसका लाइफ में कुछ चेंजेस करता है। और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, बहुत सारा कारण है। तो अब इन सभी को हम लोग दूर कैसे करेंगे, वो भी एक सवाल है सर। नियंत्रण करने का कुछ उपाय, तो तीव्र आर्थिक विकास। अगर आर्थिक विकास होगा, हाँ, तेजी से अगर आर्थिक विकास होगा तो जनसंख्या कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। परिवार नियोजन होगा सर, लोग नारा पर ध्यान देगा, अपने आप पर ध्यान देगा, ठीक हो सकता है। धन तथा आय का समान तथा न्यायपूर्ण वितरण होगा, तब भी ठीक हो सकता है। आत्म संयम, कंट्रोल कंट्रोल, अपने पर कंट्रोल रहे, सबसे बड़ा यही तो तीर है यार। मतलब नहीं कि कंट्रोल जिस दिन लोग करना सीख गया ना, जनसंख्या अपने आप बंद हो जाएगा। इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। और भाई नए मन में माने धरे, शादी करिए मन में मारे लनी। शादी कर मन मार कर भाई तो गलत बात है ना। आत्म संयम उन लोग में नहीं है, जिसकी वजह से यार आप जो होता है देख लेंगे, अभी बाल बच्चा कर बाद में देख ले। छोटा रहता है तभी तक बढ़िया से बाप माए पोसता पास, मतलब क्योंकि खाना पीना नहीं उतना देना पड़ता है, आराम से खा पी रहा है। जैसे भूलने लगता है अब समस्या चालू, वही समस्या चालू हो जाता है। दूध पिलाने तक ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, तुम जो खा रहे हो वो भी वही ना खा रहा है पी रहा है। लेकिन जब वो कहता है 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, और जब रोज मांगने लगता है, अब लेकवन के बढ़िया हीरा से बढ़िया की लेकवानी ने रतल से ही ठीक रहती है, ऐसा ही है। अब दिक्कत चालू हो जाएगा, क्योंकि वो 5-5 10 रुपए रोज तुमसे मांगेगा पैसा, तुमको किल भरेगा, ठीक है ना। आत्म संयम बहुत जरूरी है, ये जो व्यक्ति कर लिया ना उसका लाइफ एकदम सुकून से रहेगा। एक बाल बच्चा रहे, बाल बच्चा नहीं भी रहे एकदम मस्त रहेगा वो, क्योंकि जिंदगी में कुछ है नहीं तो टेंशन को जी के अपना मस्त से जिंदगी जिएगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार ये बहुत जरूरी है, व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए कि शिक्षित रहिए भाई, समझदार बनिए। और जब लोग शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात उसको सब चीजें समझ में आएगा, जैसे तुम लोग को समझ में आता है। तो इतना समझाएंगे तो तुमको क्या लगता है तुम लोग भी 5 को करोगे? इतना समझाने के बाद लगता है कि तुम लोग 5 को करोगे। अब अगर करोगे तो फिर तुम्हारा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। कम से कम दिमाग में ध्यान में रखना, अपना घर की स्थिति देखना, एग्जाम्पल्स ढूंढना कि मेरा माता पिता वो अपने मम्मी पापा के साथ में क्या किए हैं, तो तुम उसके साथ में क्या करोगे, तुम खुद सोच सकते हो ये सब बातें, ठीक है ना। जागरूकता बहुत जरूरी है, जागरूक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम बेहोश टाइप में रहेंगे, जागरूक रहिए, देखते रहिए अपना स्थिति को, और स्थिति के अनुसार ही अपने आप को मैनेज करिए। ऐसा नहीं है कि स्थिति मेरा खराब चल रहा है, बाल बच्चा भी एकदम धड़ाधड़ कर रहे हैं पूरा, मतलब 9 महीना पर, सालों भर पूरा नहीं होते हैं, 9 महीना पर पूरा कतार में लगेले जा रहे हैं। भाई आप जागरूक रहेंगे तो ना समझ में आएगा। सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास तो बहुत हो रहा है भाई, लेकिन सरकार के बात ही लोग नहीं लेके चल रहा है। यूपी में शायद ये नियम लागू हुआ ना कि जहाँ पर 2 या 3 बच्चा पर उसके बाद के राशन, हाँ, राशन नहीं मिलेगा सरकार तरफ से। ये सरकार भी अपना दिमाग लगा रहा है। अगर आज जनसंख्या नहीं रोकेंगे ना तो भारत में जनसंख्या ऑलरेडी पहले से इतना भरा हुआ है और भर जाएगा अगला 10-20 साल में, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा खाना पीना का रहना पान, बहुत महंगाई बढ़ जाएगा, खाना पीना ढंग से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि महंगाई हो जाएगा, खेती बाड़ी डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो खेती बाड़ी भी उतना ढंग से होगा नहीं, ठीक है ना। और खाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, उपज कम जाएगा फिर,
तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। सरकार भी प्रयास करता है कि कम से कम जनसंख्या रहे ताकि हमको सरकार चलाने में भी अच्छा लगे, क्योंकि जब कम जनसंख्या रहेगा तो उसको मैनेज करना कम रहेगा, तो फिर सस्ता रहेगा सब चीजें, कॉलोनी वोलोनी देने का झमेला नहीं रहेगा, राशन बांटने का झमेला नहीं रहेगा, तो वो सारा पैसा तो बचेगा। और जब कोई चीज पैसा बचता है तो सस्ता हो जाता है। तुम्हारा पास अगर 10 रुपया है तो तुमको सामान मिल रहा है सर, अभी वही सामान 10 रुपया में, तुम्हारे पास 10 रुपये है, सब खर्चा हो गया है। और अगर जनसंख्या कम है जिसकी वजह से रेट कम हो जाएगा, या वो बहुत ज्यादा मार्केट में सामान उपलब्ध हो जाएगा। तो जब मार्केट में सामान ज्यादा मिलता है ना तो रेट ऑटोमेटिक कम करना मजबूरी है, उसका कम करना ही पड़ेगा उसको। अब तुमको साप्ताहिक बाजार में जाके देखते हैं तो बहुत सारा भीड़ रहता है, ये रबी टमाटर पूछते हैं और रबी जाके ले लेते हैं, पूछते रहे हैं लेते और रस है क्यों, इतना मैंने भीड़ हम समझदारी का काम किया है कि सस्ता कर, न तो हमरो ने बिकतो, उस समझदारी से सस्ता कर देता है 1 रुपया, हम लोग सब और से ले लेते हैं। तो ये चीजें होता है, ठीक है ना। सरकार तो काफी प्रयास कर रहा है लेकिन लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक, यहाँ तक ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। देखिए हम लोग बिहार में जनसंख्या वृद्धि कारण तक देखे थे, फिर इसको कैसे रोक सकते हैं, इस तक के हम लोग देख लिए हैं पीछे वाला टॉपिक में। अब हम लोग को आगे चलना है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। हालांकि बिहार के लिए स्पेशल नहीं है, पूरा इंडिया के लिए है ये, क्योंकि राष्ट्र बोला है ना, तो राष्ट्र मतलब पूरा इंडिया हो गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आखिर बनाना क्यों पड़ा। जनसंख्या इतना ज्यादा हो गया है कि जितना साधन है, संसाधन जितना है उससे जनसंख्या ही ज्यादा हो रहा है, तो संसाधन का अच्छा से फायदा भी नहीं उठा पा रहा है। जितना वैकेंसी और ज्यादा आ रहा है आदमी, नौकरी भी अच्छा से नहीं मिल पा रहा है, कई तरह के समस्या है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए और यहाँ पे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को बनाया गया है, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा किया गया है। और यहाँ तक ये भी बताया गया है कि 2045 आते आते हमारा देश में कितना जनसंख्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, और भी रूल्स बनाया गया था कि 2012 तक में क्या रहेगा, 2010 तक में क्या रहेगा, लेकिन वो बात फेल हो गया। लागू तो किया गया लेकिन फिर भी व्यक्ति संभला नहीं और जनसंख्या बढ़ ही गया। खैर वो सभी चीज को चर्चा में लाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें बात बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जैसा ही ऊपर में हेडिंग में पता चल रहा है, तो मतलब कि 2000 में बना होगा। इससे साफ पता चल रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में बना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखे भी होंगे कहीं पर, हाँ यहाँ पे लिखे हैं 15 फरवरी 2000 को। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू किया गया था, कब घोषणा किया गया था, 15 फरवरी 2000 को। ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा ये चीज को लागू किया गया था। क्यों किया गया था, विकास के मामलों को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा विकास अच्छा तरीका से हो सके। ज्यादा जनसंख्या होगा तो हम लोग विकास में कटौती करें। सपोज दैट कोई भी व्यक्ति अगर जिसका घर में ज्यादा बाल बच्चा हो, तो ना ही वो घर ढंग के बना पा रहा है, ना ही सभी को बढ़िया से शादी कर पा रहा है, ना ही पढ़ा पा रहा है, ना ही बच्चा लोग को अच्छा लाइफ स्टाइल जी पा रहा है, तो विकास हुआ ही नहीं उसका। अगर जनसंख्या कम रहता, उन सभी बच्चों का पैसा बचता, एक दूगों पर खर्चा होता सिर्फ। तो सीधा सीधी कहने का मतलब है कि जनसंख्या नीति बनाने का मेन मुद्दा ही था विकास, कि विकास अगर आगे करना है, भारत को और बेहतर बनाना है, तो जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को बनाया गया। ठीक है, ध्यान देते इसमें क्या क्या बातें हैं। और भी भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी याद रखिएगा, ये 10 क्लास में भी मिलेगा। ठीक है ना, ये 10वां के एग्जाम में भी मिलेगा और 10 क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ाना भी है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके मिलेगा उसमें। तो पंचमी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय, तो पंचवर्षीय मतलब 5-5 साल पर एक गिनती होता है। ठीक है ना, योजना बनाया गया। तो यहाँ बात कर रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चला था। तुम गिनो, 97 के बाद 98, 99, 100, 1, 2, 5 साल हो गया। मतलब कि पंचवर्षीय योजना में ही बात छुपा हुआ है कि 5 साल। सीधी सीधी बात, ये भी ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है कि पंचवर्षीय योजना मतलब कितना साल होता है, 5 साल। साफ साफ पता चल रहा है। इसके अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। इस बात से हम भी सहमत हैं। दीर्घकालीन विकास होगा तब जब जनसंख्या संतुलित रहेगा। औकात से ज्यादा हो जाएगा, सपोज दैट कि बस में जा रहे हैं, औकात से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो बस में जगह ही नहीं बचेगा, तो हम कहेंगे कि बस के दोष है। दोष अपने पर न लेंगे कि हम लोग औकात से ज्यादा आ गए हैं, तो बस में जगह जितना बनावल था उतना ही रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग ज्यादा हो गए।
तो सीधी सीधी बात है कि अगर लंबा टाइम में विकास करना है भाई, तो जनसंख्या को हम लोग को रोकना ही पड़ेगा, ठीक है ना। घनिष्ठ संबंध मतलब बहुत ज्यादा गहरा इसका प्रभाव पड़ता है जनसंख्या का विकास में। जनसंख्या जितना ज्यादा रहेगा विकास कमते जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगा, सब खर्चा तो उन्हीं लोग पर हो जा रहा है। राशन पानी को सरकार को देने में ही सब पैसा चला जा रहा है। जहाँ एक आदमी पर सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, वो पैसा को सब गरीब आदमी के अनाज राशन देने में पैसा चला जा रहा है, कॉलोनी वगैरह देने में चला जा रहा है। तो फिर विकास के लिए पैसा बच कहाँ रहा है, जिसको सरकार विकास करे। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका घनिष्ठ संबंध बताया गया है। विकास क्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना नितांत जरूरी है, मतलब बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। और इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। जैसे कि हेडिंग से शुरू ही हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा क्यों किया गया, सीधा सीधी है विकास के क्रिया, विकास के उद्देश्य से, ताकि विकास हुए, आगे बढ़े, ठीक है ना। और इसको बनाया कौन, भारत सरकार के द्वारा। 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, बिहार नहीं, भारत सरकार, ठीक है ना। भारत सरकार इस चीज को लागू किया है। इस नीति के तत्कालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य। अब ये क्या मतलब, कुछ ऐसा उद्देश्य लाया गया जिससे कि शॉर्ट टाइम में कुछ देखने को मिले कि हम रूल्स लागू किए तो क्या क्या नजर आ रहा है। फिर देखा गया कि अगर मध्य में, बीच में देखते हैं तो कितना कुछ रुकावट हुआ या नहीं हुआ, क्या कंट्रोल हुआ कि नहीं। फिर एक बोला गया दीर्घकालीन, अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में, तत्कालीन माने तुरंत, अगर हम तुरंत लॉन्च करते हैं कोई चीज को तो रिजल्ट बहुत लेट से मिलता है, नहीं मिलता है रिजल्ट। ये हम भी मानते हैं कि शुरुआत में कोई भी नियम लगा दो, बच्चे लोग पालन नहीं कर पाता है, तो देश के नेता, जनसंख्या जो है ना, वो पालन नहीं हो पाता है। उतना सारा लोग है, सबका विचार अलग अलग है, तो सब लोग उस रूल्स को पालन करेगा ये जरूरी नहीं है। फिर मध्यकाल आएगा, कुछ लोग पालन भी करेगा, कुछ लोग नहीं भी करेगा, लेकिन दीर्घकाल में लोगों को पालन करना पड़ता है और ये जरूरी भी है। तो शॉर्ट टाइम में भले ही जनसंख्या कंट्रोल ना दिखे, लेकिन आने वाला टाइम में कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग शिक्षित होने लगेगा। अब ऐसे भी शिक्षा का स्तर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो लोग फिर समझ जाएगा और फिर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन शुरुआती में जहां तक हमें भी लगता है कि कोई भी चीज शुरुआती में लोग समझता ही नहीं है, जब समय बीतने लगता है तब लोगों को समझ में आने लगता है। अगर हम लोग के फैमिली को ले लिया जाए तो उन लोग को उतना समझदारी नहीं था, नहीं पढ़े लिखे उतना, लेकिन अब समझदारी हो गया, नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बाल बच्चा को बोलते हैं कि जाओ स्कूल, पीट पीट के भेजते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाला टाइम में अगर पढ़ल नहीं रहेगा बाल बच्चा तो हम से भी बेकार जिंदगी रहेगा। क्योंकि बहुत सारा भीड़ में जहाँ पढ़े लिखे लोग अपना तरीका से चल रहे हैं, तुम अनपढ़ रहोगे, अजीब तरीका से चलोगे, तो तुमको तो बिल्कुल नजदीक भी नहीं आने देगा, तुम साइड ही रहो, क्योंकि उन लोग का नियम कि तुम खिलाफ रहोगे। तो जाहिर सी बात है सर कि 3 को नियम बनाया गया, तो 3 को में मान लेते हैं कि इसमें कुछ विकास नहीं दिखा होगा, इसमें हल्का फुल्का दिखा होगा और इसमें पूरा दिखेगा, और इसको आने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि तत्कालीन उद्देश्य में क्या क्या बातें को ध्यान में रखा गया है। तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भ निरोध की आपूर्ति, तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, मूलभूत पुनर्जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य था। इसमें गर्भ निरोध की आपूर्ति करना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है गर्भ से रिलेटेड, उन सभी चीजों को ठीक करना, और जो तत्कालीन तुरंत कोई चीज का जरूरत है उसको भी उपलब्ध कराना, और पुनर्जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, कि शिशु से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवा खुलना चाहिए, जो कि सब जगह स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलता है, डिलीवरी वहीं होता है, सरकारी हॉस्पिटल जिसको बोल सकते हैं, वो भी आगे रूल्स में मिलेगा, वो भी लिखा हुआ मिलेगा, आगे आगे चलते हैं उसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कि जितना हो सकता है तुरंत भर में वो सारा व्यवस्था को देना, यही इनका उद्देश्य था। और मध्यकालीन उद्देश्य में क्या है कि मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत में कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापित स्तर पर लाना है। ये सोचा गया था 2010 तक, लेकिन नहीं हुआ। ये 2010 तक सोचा गया था कि जनसंख्या को कंट्रोल कर लेना है, लेकिन अभी 2010 से जितना बोला गया था वो ज्यादा हो गया है। जो आगे मिलेगा शायद अभी 1100 मिलियन के आसपास में बोला गया है, शायद 2010 में मिलेगा, आगे बताएंगे उसके बारे में डिटेल में। दीर्घकालीन उद्देश्य,
दीर्घकालीन उद्देश्य में क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए विकास करने का बात है। दीर्घकालीन उद्देश्य जो कि 2045 तक डेट रखा गया है। देखो नॉर्मल में रखा गया सर कि तुरंत तुरंत, उसमें कोई डेट नहीं, जो घटना घट रहा है वो तुरंत घट रहा है। लेकिन एक मध्यकाल में 2010 तक का डेट रखा गया था, लेकिन ये डेट फेल हो गया। मतलब कि जितना कहा गया उतना रुका ही नहीं, जनसंख्या फिर भी बढ़ गया, तो उस पर पालन नहीं हुआ। लेकिन अभी 2045 आने में बाकी है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यकीनन हमको भी लगता है कि लोग समझ जाएगा, कंट्रोल करने लगेगा। क्योंकि जब सिचुएशन देखेगा ना तो लोगों को समझ में आएगा कि हम पीछे रह जाएंगे अगर आगे इस तरीके से नहीं चलेंगे तो, ठीक है ना, फिर मेरा वैल्यू कम जाएगा। तो इन सभी चीजों में ये जरूर पालन हो सकता है, हमको जहां तक लगता है कि ये कम हो जाएगा इस टाइम तक। 2045 तक क्या देखा गया है कि जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बनाना है जो दीर्घकालीन विकास की जरूरतों, जैसे में क्या सर, सामाजिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप माना गया है। 2045 तक 2 से 3 चीजें सोचा गया है इंपॉर्टेंट में से। समाज के विकास, और विकास होगा तभी जब जनसंख्या कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं कि जनसंख्या ही ना रहे, जनसंख्या नहीं रहेगा तो विकास भी नहीं होगा, और जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो विकास वाला पैसा उसमें खर्चा हो जाएगा, तो फिर संतुलन होना पड़ेगा। तो सामाजिक विकास के लिए सर ये जरूरी है जनसंख्या और पर्यावरण सुरक्षा। खुद सोचो इसका असर एक नहीं दोनों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि विकास वाला पैसा खर्चा होगा जनसंख्या लोगों पर, और जितना ज्यादा लोग पर्यावरण को उतना ही प्रदूषण किया जाएगा, उतना ही गाड़ी यूज करेगा, उतना ही पेड़ कटेगा, उतना ही वस्तु को निर्माण करना पड़ेगा। हाँ हाँ घर बनेगा, तो जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही घर बनेगा, उतना ही पेड़ कटेगा, तो ओवरऑल उतना गाड़ी चलेगा तो प्रदूषण भी उतना ही फैलेगा। तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा यही दो चीज पर पड़ेगा, विकास तो होने का ही नहीं, क्योंकि इतना औकात से ज्यादा हो गया कि पैसा खर्च करना ही मुश्किल है। अभी जैसे कि लॉकडाउन वाला सिचुएशन के अनुसार में शायद सरकार कर्ज लिया था दूसरा, शायद विश्व बैंक से, शायद हमको थोड़ा सा याद आ रहा है, अचानक से उस टाइम में ये सब बातें सुनने को मिलता था। तो कर्ज लेना पड़ सकता है अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो। एक बार व्यक्ति कर्ज ले लिया और जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं पाएगा तो वो कर्ज और बढ़ते चला जाएगा। तो ये सब चीजें ना होवे, इसलिए ये सब चीजों को पहले ही से लागू कर दिया है, और सरकार इस पर अमल भी करता है, बस जनता लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। सामाजिक विकास इंपॉर्टेंट है सर, और पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तब आपका लाइफ बढ़िया चलेगा। पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपके अंदर में बहुत तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगा, जो कि अभी देखने को मिलता है। पहले उतना ज्यादा बीमारी नहीं था जो आजकल का स्किन वाला बीमारी ज्यादा चलता है, प्रदूषण की वजह से एलर्जी वाला बीमारी ज्यादा चलता है, हफनी सब वाला। क्योंकि प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये सब नॉर्मल सा जो बीमारी है ना ये देखने को मिलता है। पहले तो ये सब उतना खास दिखता नहीं था, ठीक है ना। अब अभी तो जमान जमान लेकिन को भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, हफनी एलर्जी जैसे कि हमको हो रही है। तो ये सब चीजें जितना ज्यादा दूषित रहेगा पर्यावरण उतना प्रॉब्लम ये सब आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ बातें और लिया गया है। 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मुख्यतः कई उपायों की चर्चा की गई है। अब यहाँ पे बहुत सारा उपाय बताए हैं सरकार। चलिए देखते हैं बुक से, क्योंकि उतना मैंने लिखने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए बुक से ही देख लेते हैं। जनसंख्या नीति को ध्यान में रख करके 2045 तक का भविष्यवाणी सोचा गया है कि अगर ये चीजें करे तो इतना दूर तक तो पहुंच ही जाना है। अगर हम लोग कोई टारगेट रख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए और नहीं पहुंचे तो कम से कम आधा तो पहुंच ही जाएंगे ना, इतना तो सोच लेते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, रन बनाने की बात आता है, इतना बना लेंगे। अगर उतना नहीं होगा तो कोशिश बढ़िया रखेंगे, आधा तो पार कर ही देंगे, इतना तो हो ही जाता है। तो जस्ट ये सभी बातों को ध्यान में रख करके यहाँ पर कुछ बात है जिस पर हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर में बोल रहा है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1030 के नीचे लाना है। मतलब जब शिशु का मौत हो तो 1000 में से 30 के नीचे हो, ऐसा नहीं 30 के ज्यादा, 30 50 100 इतना नहीं मरना चाहिए बच्चा मरना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। 1000 से नीचे है, 30 से नीचे है, 1000 में 30 बच्चा से नीचे मरना चाहिए। ज्यादा मरेगा तो फिर नुकसान होगा। बढ़िया बढ़िया संसाधन हो सकता है कि आने वाला टाइम वो अच्छा संसाधन बन सकता था, मानव संसाधन, मानव पूंजी, और बचपन में ही उसका नुकसान हो गया, जो कि एक गलत चीज है। बचपन में किसी का मौत होना अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख 100 से नीचे लाना है। जो माता है ना तो उन लोग का भी काफी डेथ हो रहा है, तो उसको बोला गया है कि
प्रति लाख 100 से नीचे, मतलब कि लाखों में 100 को ही महिला है जिसका बच्चा है, तो मेरे 100 से नीचे होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे भी फैमिली में एक है रिश्तेदार में, जो कि बच्चा छोटा छोटा था, उनका मम्मी डेथ कर गए थे, किसी का शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, कोई अच्छा से 10वां तक भी नहीं पढ़ा था, 3-4 को बेटी, बेटा भी नहीं। ऐसा सिचुएशन में काफी समस्या झेलने को मिल जाता है। तो इसीलिए बताया गया है, अगर महिला रहेगी तो कम से कम बाल बच्चों को अच्छा ढंग से पोस पाती है। और जो हस्बैंड होते हैं वो सब ऐसी नशेड़ी शराबी हो जाता है, तो फिर भाई ध्यान नहीं देगा बाल बच्चा पे, ठीक है ना। तो महिला को भी काफी ध्यान में रखा गया है कि मातृ मृत्यु दर को लाखों में 100 से भी नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला खूब मर रहा है, बाल बच्चा इसी पड़ल है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमेंट, सार्वजनिक प्रतिरोध, समाज में जो जो चीजें चल रहा है ना उसका विरोध करना, ये चीजें भी, ठीक है ना। प्रशिक्षित लोगों द्वारा अच्छे अस्पताल में 80% प्रसव कराना, प्रसव मतलब क्या समझते हैं हम लोग, डिलीवरी समझते हैं, ठीक है ना, डिलीवरी करवाना। तो 80% लोगों को हम लोग को अस्पताल में डिलीवरी कराना है। बहुत सारा डिलीवरी गांव में या घर में होते होते दौरान में बहुत सारा बच्चा लोग का डेथ हो जाता है, यानी कि दोनों का भी डेथ हो जाता है। ऐसा ना होवे इसके लिए तो अस्पताल में 80% होना चाहिए। एड्स के प्रति लोगों की जागरूकता करना तथा इसे रोकने के उपाय करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोग बहुत खतरनाक है भाई, एक बार होगा तो फिर काफी जीना मुश्किल है। एड्स एक बीमारी है जो कि लैंगिक क्रिया के दौरान में ये सब फैलता है, ठीक है ना, ऐसे छूने ऊने से नहीं फैलता है, या तो फिर खून को इसमें से निकाल कर उसमें डाल दिया गया तो उसके दौरान में फैल जाता है, या शादी ब्याह के बाद, समझ सकते हो। तो ये सब चीजें, इन सबको रोका जाए, ठीक है ना, ताकि उसका लैब सुकून से अच्छा से चल पावे। 2 बच्चों के छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, जो कि बार बार हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि नारा कितना अच्छा है जी, हम दो हमारे दो वल्लम में कितना बढ़िया बढ़िया लिखा रहता है। तो यहाँ पर यही चीज को बोला गया है कि 2 बच्चे का छोटा परिवार लेके चलिए, आप दोनों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। कॉपी किताब कलम जो मांगे, खेल कूद का सामान, जितना एंजॉय करना हो अपना अच्छा तरीका से जीवन जिए। अगर आप 10 लोग करेंगे तो किसी को भी बढ़िया से नहीं देख पाएंगे, ना ही खाना दे पाएंगे संतुलित आहार, ना ही एजुकेशन दे पाएंगे। तो ये सब समस्या बिल्कुल ना हो, इसके लिए 2 बच्चे का छोटा परिवार से ही हम लोग को रहना चाहिए। जिसका जिसका 1 बच्चा 2 बच्चा है ना, उसका देखो लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होगा, कोई शिकायत नहीं है। दोनों बच्चा अच्छा से कमा रहा हो सकता है कि बड़ा हो गया हो, अच्छा से कमाएगा और उसका पोसने पालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक पिता कमा करके आराम से 2 बच्चे पोस सकता है, उतना तो कमा ही लेते हैं। लेकिन अगर 10-10 गो हो जाए तो भाई बहुत मुश्किल होता है। एक गो की बीमारी हुआ, दूसरा की बीमारी होगी, तीसरा की बीमारी हो गया, बीमारी फैलते जाएगा तो कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है ना। उसके आगे हम सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना, जो गर्भपात होना सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए और डेथ भी हो जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह जितना ज्यादा होगा जनसंख्या उतना तेजी से बढ़ते जाएगा। और प्लस में बाल विवाह के दौरान में बहुत सारे लोगों को अभी घटना सुनने हैं कि डिलीवरी होते के दौरान मौत हो गया। बाल विवाह, अब तो कम एज में शादी करनी है, बाल बच्चा पैदा करने लायक नहीं है और पैदा कर रहे हैं तो दोनों मर गया, बच्चा भी माई भी। तो ये घटना नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सुनने को मिलते रहता है। खैर उस सब पर ध्यान मत दो। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल या इससे अधिक करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम लोग का किशोरावस्था धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना, तब हम लोग बेहतर होने लगते हैं, थोड़ा सा शरीर अंदर से स्ट्रांग होने लगता है। जब तक किशोरावस्था चल रहा है तब तक अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब कि नरम ही है, अभी थोड़ा सा हेल्थ बढ़िया स्ट्रांग नहीं हुए हैं। तो लगभग 18-20 साल तक तो हम लोग को किसी किसी किशोरावस्था दिखते ही रहता है। उसके बाद जब शादी किया जाए ना तो वो स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद वो झेल सकता है बच्चों को जन्म देना, ये सब चीजें उससे हो सकता है। लेकिन उससे पहले वाले लोगों को बहुत तरह की घटना सुनने को मिलते रहता है, ठीक है ना। तो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल से रखना, और इससे होगा भी यही कि लेट से शादी करेगा तो जनसंख्या लेट से बढ़ेगा, पहले जब शादी करेगा तो पहले जल्दी जनसंख्या बढ़ जाएगा ना, ये भी एक है, ठीक है ना। तो 20 से प्लस में ही शादी करे, उससे नीचे बिल्कुल नहीं, ठीक। जो औरतें 21 वर्ष की आयु के बाद शादी करे और 2 बच्चों के बाद अनुवरीकरण करा ले, उनके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था करना, ये भी बात का ख्याल रखा गया है
कि बहुत सारे महिलाएं 21 साल के बाद शादी करते हैं, उनके लिए कुछ पुरस्कार रखा गया है। 2 बच्चा हुआ भाई, ऑपरेशन करा लिए, तो उसके लिए कुछ पुरस्कार होना ही चाहिए भाई। तो कम से कम पुरस्कार के लिए तो लोग कम से कम बाल बच्चे पैदा करेंगे ना, और डेट पर शादी करेंगे 21 साल के बाद, तो जनसंख्या तो कंट्रोल हो ही जाएगा। गरीबी को रेखा के नीचे रहने वाले वैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करना जो 2 बच्चों के बाद अनुवरीकरण करा ले। मतलब कि गरीब रेखा से जो नीचे है, मतलब बीपीएल वाले लोग, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी मिलेगा अगला चैप्टर में, यही है शायद, गरीबी रेखा के बारे में मिलेगा। तो वैसे व्यक्ति को हौसला देना है कि भाई रे 2 बच्चा के बाद ऑपरेशन करा लेना है, और उन सबके लिए स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा गरीब लोग ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं जुट पाता है, जिसकी वजह से छोड़ देते हैं कि अरे ऑपरेशन नहीं होगा, और बाल बच्चा होते जाता है। बाद में होश खुलता है, तब तक लेट हो चुका होता है। इसी कैटेगरी में हम भी शामिल हैं, ठीक है ना। हम भी यही गरीबी की वजह से पैदा होगी ना, तो हम भी नहीं पैदा होते। मम्मी बोला करते थे ये सब चीजें, लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं मिला, तो हम लोग हो गए, और आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। यार ये सब होते रहता है। जिस दिन लोगों के पास गरीबी नहीं रहेगा तो समय समय पर सब चीज करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नजर रखने के लिए एक नेशनल कमीशन ऑन पॉल्यूशन का गठन करना, मतलब कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर कि कौन लोग सख्ती से पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उन सभी को देखना। इसके लिए एक संगठन बनाया गया, गठन किया गया। इतना था किसका सर, ये 2045 आने का उद्देश्य, कि हमारे 2045 तक, ये दीर्घ टाइम में, लॉन्ग टाइम में ये बातें सोचा गया है कि अगर इतना हो जाए तो जनसंख्या ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा। हमें भी लगता है कि इतना दूर तक जाते जाते हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है, अपने आप को सीरियस ले रहा है, लाइफ में कुछ करना चाहता है। और जब तक जो लोग ऐसा चाहता है कि हमको जिंदगी में कुछ करना, उसके बाद शादी ब्याह, तब तो उखानी की वजह से ज्यादा जनसंख्या कंट्रोल होता है, क्योंकि वो समय से पहले बिल्कुल भी शादी ब्याह नहीं करता है, कहता है कि पहले कुछ हो जाए उसके बाद शादी। और किसी को भी कुछ होना है तो मिनिमम 25 साल तो लग ही जाएगा, 25 से प्लस ही जाएगा, उससे नीचे कोई भी व्यक्ति उतना ज्यादा नहीं हो पाता है ये एक लाइफ जीने के लिए। इसके बाद एक और थोड़ा सा टॉपिक छोड़ा हुआ, उसको भी थोड़ा समझा देते हैं। हालांकि ये बीत गया है, वो वाला बात लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये पालन नहीं हो पाया उतना, ठीक है ना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत में यहाँ पे 2012 तक के जनसंख्या को बोला गया है कि 1100 मिलियन तक सीमित रखने के लिए 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान की चर्चा किया गया है, कोई 2012 तक में। तो जब ये बुक छपा होगा ना उस टाइम के, तो शायद ये 2001 के बात होगा, क्योंकि हम लोग लगभग 2000 तक ना यहाँ पे बना है नीति ना, तो 2000 से बात है, और 2012 तक के बात है, लगभग 10 वर्षों के लिए सोचा गया है, ठीक है ना। मतलब 2001-2002 से ये गिनती किया गया है कि 10 साल में अगर हम लोग इतना कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। लेकिन हम अभी बता के गए थे, कोई भी चीज शुरुआत होता है तो कोई उसको पालन नहीं करता है, ये रियलिटी है। जैसे कि हम भी यहाँ चला रहे हैं कोचिंग, तो शुरुआत में कोई नहीं आना चाहता है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा, तो उसका पालन करने लगेगा। किसी को बोलोगे कि टाइम पर आना है, तो 4 दिन 5 दिन कोई टाइम पर नहीं आता है, ये तो सब कोई जानता है कि 10 मिनट 5 मिनट लेट होना ही तय है, कोई पहले नहीं आने वाला है। फिर आदत बन जाता है, फिर उसके बाद सब लोग टाइम पर आने लगता है। शुरुआती में कोई चीज पालन होता ही नहीं है, और ठीक यहाँ पर भी पालन नहीं हुआ है। अब बोला है कि 1100 मिलियन मतलब कि 110 करोड़, ठीक है ना, मान लीजिए 110 करोड़ के बाद किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी कितना है, 150 करोड़ लगभग मतलब कि 147 के आसपास में है, 147 करोड़ के आसपास में है, ठीक है ना। ये रस प्लस ही है, मतलब समझ लो कि 1-2 साल में 150 पार कर देगा। तो तुम खुद सोच करके देखो, रूल्स तो पालन ही नहीं हुआ है। ये बोला था कि 110 पर रुक जाना है, 110 करोड़ तक जनसंख्या रुकना चाहिए, लेकिन इससे बढ़ गया है। तो यहाँ पर वही चीज को चर्चा किया गया कि आखिर क्या प्लान बनाया था, लेकिन फिर भी पालन नहीं हो पाया। पहला प्लान था कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी वर्ग, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, स्वयं सेवी वर्ग बनाए, जिसमें मुख्यतः गृहिणियां होंगे जो स्वास्थ्य
कार्यकर्ताओं तथा पंचायतों से संपर्क रखेगी। मतलब कि इसमें महिला लोगों का एक ग्रुप रहेगा जिसमें एक दूसरे के हेल्प करेंगे, जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर जानकारी देंगे। और अगर ऐसा होगा पंचायत स्तर पे, तो पंचायत स्तर पे जनसंख्या कम रहेगा और पंचायती से तो सब आगे चल रहा है। ठीक है, ये चीज को सोचा गया। दूसरा में बताया गया था कि प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करना है, जो कि अभी चल रहा है सरकारी स्कूल में। लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी ये धीरे धीरे रूल्स लागू होने लगा है कि कुछ क्लास तक बच्चों लोग को फ्री पढ़ाना है। और अभी शायद नाम एडमिशन में भी पैसा वैसा नहीं लगने लगा है, शायद 8 क्लास या कुछ क्लास तक ऐसे देखे थे, नोटिस वगैरह आया था। तो अब प्राइवेट स्कूल पर भी काफी ध्यान देने लगा है। हालांकि सरकारी में तो व्यवस्था है ही, पूरा क्लास सरकारी चलता है 8 क्लास तक में। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा जो उसका होता है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ताकि कम से कम फ्री में रहे तो लोगों पढ़ने जाए। तीसरा था जन्म एवं मृत्यु दर के साथ साथ विवाह एवं गर्भधारण के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बनाना, कि जब हम लोग विवाह करेंगे तो उसको एक सर्टिफिकेट बनता है कि हमने मैरिज कर लिया, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा हम शादी ब्याह कर चुके हैं। और उसके बाद में गर्भधारण होता है तब रजिस्ट्रेशन कराइए, तो उसका पैसा आता है ना, अभी भी पैसा आता है। जब बाल बच्चा को जन्म दोगे तो उस टाइम में भी शायद 2000 या 3000 आता है। बच्चा के 1 साल 2 साल तक शायद पैसा ये मिलता है, 2-3 हजार रुपये, 5 हजार ऐसे करके आ जाता है। तो जाना आंगनबाड़ी में पता चल जाएगा ये वाला बात, ये अभी भी होता है। ठीक है, तो ये सारा चीजों को देखा गया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जनसंख्या उसको क्रॉस कर दिया है। तो ये बातें हैं सर कि शुरुआत में लोग पालन नहीं कर रहा, लेकिन आने वाला टाइम में जरूर ये बात पालन हो जाएगा, जहां तक हमें लगता है। इसमें 1-2 लाइन और बेहतर सा लिखा हुआ है जिसको हम बता देते हैं। बात किया जाए अगर सर बिहार का, तो बिहार जैसा जो बहुत बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, अगर ऐसे जगह पर जनसंख्या को कंट्रोल ना किया जाए तो काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बेरोजगारी जैसे में बेरोजगारी गरीबी और भी कई तरह की समस्या देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीजें लास्ट वाला लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, कि ऐसा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बेरोजगारी जैसा समस्या, गरीबी जैसा समस्या, ये सब आते रहेगा। और प्लस में प्रति व्यक्ति आय भी कम होते जाएगा। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि जैसे लोगों का कमाई 10,000 है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा तो उसी का वेतन में से काट के दूसरा को वेतन दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सरकार और अलग से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा वो? जनसंख्या बढ़ गया तो फिर वही पैसा को सब में डिवाइड करेगा। तो हम लोगों को ध्यान देना इस चीज पर कि जितना बेहतर हो सकता है जनसंख्या को कंट्रोल करें, ताकि राज्य भी विकास हुए, देश भी विकास हुए। इन सभी चीजों में इम्पोर्टेंस दिया गया है जनसंख्या को। जितना बेहतर जनसंख्या रहेगा उतना ही बेहतर विकास रहेगा। जनसंख्या ज्यादा, जगह कम, विकास होना संभव नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर द एंड होता है, खत्म होता है। अगला हमारा चैप्टर है 3 में गरीबी के बारे में।